हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि पूरा का पूरा समझ में आ जाए। रिमेंबर द टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील बी प्रिपेयर्ड। मतलब पिछले की कुछ एक्टिविटी में था जिसमें हमें टेम्पोररी ओनियन पील का स्लाइड बनाना था, तो इसलिए कह रहा है कि हम उसको कर चुके हैं, तो हम भी मान लेते हैं कर चुके हैं। बी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। एक्चुअली इसमें करते क्या हैं, ओनियन लेते हैं, ओनियन का जो छिलका होता है उसको निकालते हैं, उसमें से एक जो पॉलीथीन जैसा पतला सा निकलता है, झिल्ली जैसा, उसको निकालते हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट जो है आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालते हैं, उस पर रख के। तो और थोड़ा सा सैफ्रानिन भी मिला लेते हैं, पहले सैफ्रानिन थोड़ा सा मिला लेते हैं, या फिर आयोडीन सोल्यूशन से भी कर सकते हैं और सैफ्रानिन से भी कर सकते हैं। तो उसमें जो है उसका न्यूक्लियस दिखता है छोटा सा, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर जैसे और क्यूबॉइडल जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं और उसमें एक छोटा सा डार्क स्ट्रक्चर दिखता है, तो वो न्यूक्लियस होता है। जब भी विद्यालय खुलता है मैं एक्टिविटी करवाता हूँ। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं पी पे, वाई व्हाट वुड यू सी इफ़ बी ट्राई ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। कह रहे हैं क्या आपको दिखता है अगर आप बिना आयोडीन डाले बिना आयोडीन का सोल्यूशन डाले देखते हैं। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। कह रहे हैं इसको ट्राई करिए, एक बार पहले देखिए, एक बार फिर बाद में देखिए क्या आपको डिफरेंसेस दिखते हैं। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवेंटली कलर्ड। और जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो जो सेल है वो कलर्ड हो जाती है, रंगीन हो जाती है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन। अपने केमिकल कंपोजिशन के कारण जो है वो थोड़ा सा कलर्ड हो जाती है। डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। और सेल का अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग कलर शो करता है। ये नहीं कि लाल पीला हरा नीला, ये कि जैसे थोड़ा सा डार्क दिखता है काला, तो वो थोड़ा डार्क, कम डार्क या फिर डार्क नहीं, इस रूप में वो जो है कलर होता है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन मोर रीजन। कुछ रीजन जो है ज़्यादा डार्कर दिखता है कुछ रीजन के कंपेरिजन में। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफ्रानिन सोल्यूशन। कह रहा है कि आयोडीन सोल्यूशन के जगह पर हम सैफ्रानिन सोल्यूशन भी यूज करते हैं। आर मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल, या फिर हम मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन यूज करते हैं स्टेन करने के लिए, मतलब स्टेन मतलब कलर करने के लिए उस सेल को। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम द ओनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी। कह रहे हैं कि हमने ओनियन की सेल को देखा, चलिए हम अपने बॉडी की सेल को देखते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है आपके माउथ के अंदर वाले पार्ट से कुछ सेल्स निकालने हैं, है ना, आइसक्रीम स्टिक से रगड़ के। तो यहाँ से जो है कुछ सेल निकालने हैं और उसको जो है स्लाइड पर रख के देखना है ना। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखेगा जैसे ऑनियन पील में देखेंगे। इस एक्टिविटी को भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं चल रहा हूँ न्यूक्लियस पर। तो चलिए आ गए हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर की कवरिंग होती है, डबल लेयर, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो डबल लेयर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से, है ना। ये जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा है ये न्यूक्लियर पोर होता है, ये न्यूक्लियर पोर होता है ना। और ये जो है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो थोड़ा अंदर है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर एक इनर। और जो है
जहाँ बीच बीच में ये थोड़ा सा पार्ट है, ये न्यूक्लियर पोर होता है। और इसके बीच में जो है कुछ लिक्विड मटेरियल होता है ना, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं, जगह नहीं रही है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। और इसमें जो है कुछ ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ओके। और इसी न्यूक्लियर में, अगर मैं अब इसको एक ही बना दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी हमें बताना है, इसी में जो है कुछ एक क्रोमैटिन फाइबर के बीच में जो है थोड़ा सा ऐसे एक जगह कहीं पर थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, यही बोलते हैं। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमैटिन फाइबर हो गया, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। एक्चुअली न्यूक्लियोलस जो है वो क्रोमैटिन फाइबर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर बहुत ही ये एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, तो ज़्यादा डार्कर दिखता है कंपेरिजन टू अदर पार्ट। तो चलिए ठीक है। द न्यूक्लियर हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग, डबल लेयर कवरिंग होती है, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर which allow the transfer of material from inside the nuclear to outside। आउटसाइड से इनसाइड के लिए या इनसाइड से आउटसाइड के लिए ये इसके पास होता है। एक मिनट में इसको बंद कर दूं, ओके। तो एक मिनट, बस एक मिनट, इसको बंद कर दूँ मैं। एक मिनट, बस हो गया। तो द न्यूक्लियर टू इट्स आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए जो अलाउ करता है वो न्यूक्लियर पोर होता है, जिसको आपने अभी देखा। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। वी टॉक अबाउट इन सेक्शन। और आउटसाइड द न्यूक्लियर टू इट्स आउटसाइड, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जो चीज़ जाती है ना, तो अंदर में क्या है, सॉरी, ये क्या, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, कह रहा है कि मतलब जो इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में जा रहा है। विल टॉक अबाउट इन सेक्शन, है ना, हम आगे उसकी बात कर रहे हैं, आगे की सेक्शन में उसकी बात कर रहे हैं। आगे है द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम विच आर विजिबल इन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइड्स। ये बहुत ध्यान देने लायक लाइन है। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्रोमोजोम होते हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कई बार सुने होंगे, हो सकता है 8th में सुने होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है, कह रहा है विच इज़ विजिबल एज अ रॉड शेप्ड, जो कि दिखाई देता है रॉड के जैसे स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। और ये भी कह रहा है ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और कब दिखता है, जब सेल जो है डिवाइड होती रहती है ना। क्योंकि ये जो क्रोमोजोम है, इसको क्रोमोजोम तभी बोलते हैं, जैसे ये क्रोमोजोम तभी बोलते हैं जब ये कुछ इस टाइप में दिखाई देता है सेल डिवीजन में। बाकी जब ये न्यूक्लियस में ऐसे 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 थ्रेड के रूप में फैला रहता है तो इसको क्रोमोजोम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, है ना, इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्रोमोजोम कब बोलते हैं, जब ये सेल डिवाइड होती रहती है और वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है। आगे है क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और क्रोमोजोम के पास इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
कह रहा है क्रोमोसोम जो होता है उसके पास जो मटेरियल होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, और इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीएनए। डीएनए का क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं ऐसे एक प्रकार का एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड, और राइबो जो है एक प्रकार की शुगर होती है, राइबोज शुगर। तो राइबोज जो है एक प्रकार की शुगर होती है ना, राइबोज शुगर होती है। और डीऑक्सी का मतलब होता है डी मतलब कमी होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है राइबोज शुगर से, तो हो जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और उसी में न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है। क्रोमोसोम आर द कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कह रहा था क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बन जाता है जब सेल डिवाइड होने लगता है। तो एक्चुअली जो क्रोमैटिन फाइबर रहता है कुछ इस प्रकार से जो फैला रहता है, ऐसे थ्रेड जैसा इस प्रकार से जो फैला रहता है, बाद में जो है इसकी पैकेजिंग होती है, इसको पैक करके छोटे में कर देता है। और पैकेजिंग में इसकी हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। इसकी कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन मदद करता है इसकी, है ना। तो वही कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन, तो वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनिज्म सेल। तो जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, उसके मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म के सेल को बनाने के लिए। आगे है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो डीएनए जितना होता है उसका सारा पार्ट जो है फंक्शनल नहीं होता है, और जो फंक्शनल होता है उसको बोलते हैं जीन। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये देखिए कह रहा है ऐसी सेल जब उसमें डिवीजन नहीं होता है तो जो उसका डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में उसमें प्रेजेंट होता है ना। तब आप उसको क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। क्या, फिर से ध्यान दीजिए, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब वो सेल डिवाइड नहीं होती है तो द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे है क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज अ इंटैगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो दिखता है ऐसे फैला हुआ धागे के जैसे दिखता है, इस धागे के जैसे फैला हुए स्ट्रक्चर में वो दिखता है। आगे है व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने लगती है द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बन जाती है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। और कैसे ऑर्गेनाइज होती है मैंने आपको बताया नहीं, ये जो ऐसे थ्रेड फैला रहता है इसकी पैकेजिंग हो जाती है ना, इसकी पैकेजिंग हो जाती है, और इसकी पैकेजिंग होने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये इसी में ऐसे ऐसे ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर ऐसे फैला रहता है और हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से इसी में पैक हो जाता है। तो ये जो है हो जाता है सेंट्रोमियर, ये हो जाता है सेंट्रोमियर, है ना। और यहाँ पर आपका हो गया क्रोमैटिड, है ना। अब इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, इसको ये सब क्रोमैटिड होगा इसके डीएनए इस क्रोमोसोम के। आगे है द न्यूक्लियस प्ले क्रोमैटिन फाइबर गेट्स ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम हो गया। द न्यूक्लियस प्ले आ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो किसी भी सेल में क्या होना है ये पूरा तय करता है उसका न्यूक्लियस। द प्रोसेस बाई विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड होती है और दो न्यू सेल बनती है, मतलब ये सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। इट आल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फ्रॉम इट विल एग्जिबिट्स एट अ मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो कह रहा है इट इज़ अ प्ले अ क्रूशियल रोल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मतलब सेल के डिवीजन में, क्योंकि यही जो है पहले डिवाइड हो जाता है तो दो न्यूक्लियस बना लेता है, फिर सेल भी डिवाइड हो जाती है।
along with the environment, it determining the way cell will develop and what form it will exhibits at maturity। और ये अपने इन्वायरमेंट के साथ मिल के ये तय करता है कि सेल को किस तरह से डेवलप करना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये तय करता रहता है कि इसका विकास किस रूप में करना है, इसका जो इवोल्यूशन करना है वो किस रूप में करना है। व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट्स एट द मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी पे इसको कैसे दिखाना है। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी, और ये सारी चीज़ें तय करता है मतलब न्यूक्लियस। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, और किस रूप में, अपनी केमिकल एक्टिविटी के, जो सेल में है, सेल में जो केमिकल्स हैं उनकी एक्टिविटी के बेस पे ये उन चीज़ों को तय करता है। आगे है, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है जैसे जो बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो ऐसे डिफ्यूज्ड होता है, फैला हुआ होता है, पुअरली डिफाइंड होता है, बहुत उसमें डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब अब्सेंट रहती है तो ऐसा तो है नहीं कि साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है, सब एक ही में पड़ा रहता है। उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसमें वो पूरा उसका क्रोमैटिन फाइबर फैला रहता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियाई, कह रहे हैं इस प्रकार से एक अनडिफाइंड, जो कि बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इस प्रकार का जो न्यूक्लियर रीजन है उसमें जो है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। इस कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। द सब्सटेंस न्यूक्लियर सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, तो एक ऐसा जिसमें न्यूक्लियर का रीजन डिफाइन ही नहीं, पूरे उसी साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इस कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड, और उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose cell lacks a nuclear membrane are called prokaryotes, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव हो, बहुत गरीब हो, अभी डेवलप हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, आर कॉल्ड यूकैरियोट, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट बोलते हैं। और जिसमें जो है ना हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, आप लोग बताइए, वीडियो रोक पाज कर दीजिए और बताइए एग्जाम्पल क्या होगा प्रोकैरियोट का। ओके, तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया, क्या और कोई होगा, नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आएगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में, बाकी सब यूकैरियोट्स में जाएंगे। आगे है, प्रोकैरियोट सेल आल्सो लैक्स मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, और जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते हैं जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कंडीशन में वो कैसे अपना सारा काम करता होगा, है ना। थोड़ा सा और बचा है, तो इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल, जो कि यूकैरियोट सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. Many of the function, उसके बहुत सारे function, such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. तो कह रहे हैं उसके जो काम होते हैं जो कि सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं, तो उसको जो है साइटोप्लाज्म में कुछ पुअरली ऑर्गेनाइज, गरीब ढंग से बने हुए
कुछ पार्ट होते हैं उसको वो करते रहते हैं, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाती, तो यहाँ भी बनाते हैं, है ना, लेकिन वो पुअरली ऑर्गेनाइज जो है उसी सेल में होते हैं। आगे है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इज एसोसिएट विथ मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं वो तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, है ना। तो जो क्लोरोफिल हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल ऑर्गेनेल्स तो उसमें है नहीं, तो जो क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में होता है वो जुड़ा होता है मेम्ब्रेन से, वो जुड़ा होता है उसकी मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन बेसाइकल होती है उससे से जुड़ा होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विथ प्लास्टिड, लेकिन उसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं, एज एन यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड होते हैं उस प्रकार से उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो क्या है ये आप जान ही रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसी प्रकार से आपका ये आज का लेक्चर समाप्त होता है, और इसको नोट्स बना लीजिए अच्छे से और हर एक लाइन को समझ लीजिए। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप या यूट्यूब पे कहीं भी पूछ सकते हैं।